क्या आप जानते हैं कि जीवित शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यह सवाल एसएससी, रेलवे और कई वनडे एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो आज 5 मिनट में सेल चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की जो मौलिक, क्रियात्मक, संरचनात्मक इकाई जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो मृत कोशिका की खोज किया था। वही बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1674 चौहत्तर ईस्वी में लीवेनहॉक ने तालाब के शैवाल से जीवित कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। तो पूछा ये जो तथ्य है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। यानी सब पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट हुक, ठीक है। और वही पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। और कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? तो केंद्रक का खोज किया। कब किया? तो 1831 ईस्वी में क्या किया? कोशिका के केंद्रक का खोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया? वो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य थे उसके बारे में क्या किया? खोज कर दिया, ठीक है। अब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें केवल क्या 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 होती है? तो एक ही कोशिका संपूर्ण जीव के अंदर होती है। संपूर्ण जीव के अंदर क्या होता है? एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका संपूर्ण जीव के अंदर होती है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इसमें केवल एक ही कोशिका संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। और प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसका भी निर्माण क्या होता है? एक एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि कोशिका सिद्धांत कैसे हुआ। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले कैसे हुआ कि आधुनिक आधुनिक लैब के खोज के बाद, यानी सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद क्या हुआ? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही जीव विज्ञान के खोज में क्रांति आ गया। और क्या हो गया? जीव विज्ञान के खोज में क्रांति आया, जिसके तहत क्या हुआ? स्लाइडेन और स्वाम, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दे दिया। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दे दिया। यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है। उनके अनुसार क्या था? कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी जीव का मूलभूत इकाई क्या होते हैं? तो कोशिका होता है। जितने भी जीव होते हैं उसकी मूल इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। ये याद रखने वाली योग्य बातें हैं, ठीक है। अब क्या होता है? उसके बाद से कोशिका सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने किया था? तो विर्चो ने किया था। कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन और सोम ने दे दिया था, लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या किसने किया? तो विर्चो ने किया, ठीक है। किसने किया? तो विर्चो ने किया था, ठीक है। उसके बाद से प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होता है वह कोशिका का संगठन के अंतर्गत आता है। कोशिका के संगठन के अंतर्गत क्या आता है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और उसी के अंतर्गत क्या होता है? केंद्रक होते हैं और कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आगे क्या कहता है कि प्लाज्मा जो झिल्ली होता है अथवा कोशिका झिल्ली, इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं, कुछ फैक्ट समझते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जो प्लाज्मा होती झिल्ली होती है या फिर कोशिका झिल्ली होती है, वह कोशिका की क्या है? सबसे बाहरी परत है। यह
और यह कोशिका की बाह्य पर्यावरण से क्या करती है? अलग है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण से क्या होती है? यह अलग होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है कोशिका की बाह्य परत है और उसके साथ साथ यह क्या है? कोशिका के बाह्य पर्यावरण से क्या करती है? अलग है। यह केवल जरूरी पदार्थों को ही अंदर या बाहर आने या जाने देती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वह केवल जरूरी पदार्थ को ही अंदर आने देगी या फिर बाहर जाने देगी, किसी को भी आगे आने जाने नहीं देती है। यानी कि यह चयन करती है, जो इसके योग्य होता है यानी जो जरूरी पदार्थ होगा उसी को क्या करेगी? उसके अंदर ले लेगी या फिर बाहर जाने देगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो चयनात्मक पारगम झिल्ली। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसरण विधि के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली में किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। एवं द्रव्य का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो परासरण विधि के द्वारा। तो पूछेगा कि गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली में किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। और द्रव का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि कोशिका सिद्धांत के अंदर की सांद्रता को मान लेते हैं ए है और कोशिका के बाहरी सांद्रता को मान लेते हैं कि क्या है? बी है। तब क्या होगा? अगर बाहरी सांद्रता बढ़ जाता है और आंतरिक सांद्रता कम हो जाता है तब क्या होगा? तो अल्प परासरण होगा, यानी वह क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और वहीं अगर आंतरिक और वहीं बाहरी ये अंदर की सांद्रता अगर क्या हो जाए? बढ़ जाए और बाहरी सांद्रता कम हो जाएगा तो अल्प परासरण हो जाएगा, वह फूल हो जाएगा। वहीं अगर बाहरी सांद्रता क्या हो जाए? बढ़ जाए और आंतरिक सांद्रता कम हो जाए तब क्या होगा? तो अति परासरण होगा और वह क्या हो जाएगा? कोशिका सिकुड़ जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों बराबर रहता है तो सम परासरण कहलाएगा, यानी वह क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली होता कैसा है? कोशिका झिल्ली जो होता है वह लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो लचीली होता है और किसका बना होता है? तो यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। अमीबा अपना भोजन कोशिका झिल्ली से एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है। अब पूछेगा कि अमीबा कोशिका झिल्ली के द्वारा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो एंडोसाइसिस विधि के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। यह जो होता है यह जीवाणु, कवक एवं पादप के सबसे बाहरी परत है जो निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वह जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं या फिर कितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सबके बाहरी बाहरी परत होता है जो निर्जीव होता है और यह कोशिका को क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है। ठीक है। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाग्लोडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? तो पेप्टाग्लोकाइडेन का बना होता है। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। जब किसी पादप में परासरण द्वारा पानी की हानि होता है तो यह कोशिका क्या हो जाती है? कोशिका आंतरिक भाग संकुचित हो जाता है, जिससे जीव द्रव्य क्या हो जाते हैं? कुंचन होता है। जीव द्रव्य क्या? कुंचन होने लगता है। केवल जीवित कोशिका में ही क्या होता है? परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है, न कि मृत कोशिका में। परासरण द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होगा? तो जीवित कोशिका में होगा, मृत कोशिका में यह नहीं होता है। ठीक है। यह पदार्थ को बाह्य वातावरण से क्या करता है? बचाता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है वह पदार्थ को किससे बचाता है? तो बाह्य वातावरण से बचाता है।
अब बात करते हैं कि केंद्रक क्या होते हैं। जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। केंद्रक जो होता है, केंद्रक को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? कोशिका को आयोडीन, केंद्रक को देखने के लिए कोशिका को आयोडीन विलयन, सैफलिन या मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। केंद्रक को देखने के लिए इन सब का आयोडीन या विलयन या सैफलिन या मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? एक दोहरी परत का स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? दोहरी झिल्ली का स्तर होता है, जिस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? छड़ आकार का दिखाई देता है। केंद्रक जो होता है वह क्रोमोसोम का बना होता है। ठीक है, केंद्रक में क्रोमोसोम होता है और जो कोशिका विभाजन के समय किसके आकार का दिखाई देता है? तो छड़ के आकार का दिखाई देता है। ठीक है। और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। और डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण नाम होता है डाईऑक्सी डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? डीएनए का पूर्ण नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन, केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन होता है, जो राइबोसोम का निर्माण करता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो क्रोमेटिन होता है, तो क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। और केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो केंद्रक को ही कहते हैं। ठीक है। केंद्रक जो होता है क्रोमेटिन की उपस्थिति के कारण आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करता है। केंद्रक जो होता है क्रोमेटिन की उपस्थिति के कारण क्या करता है? आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अस्पष्ट केंद्रक को केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो केंद्रक होता है उसे केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या होता है। ये जो कोशिका द्रव या केंद्रक प्लस केंद्रक द्रव दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? जीव द्रव्य बनाएगा। कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव जब मिलेगा तो क्या बना लेगा? जीव द्रव्य बना लेगा। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये है प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ समझना है, उसके बाद से यूकैरियोटिक के बारे में समझना है। ठीक है। इसे अविकसित कोशिका भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं? अविकसित कोशिका कहा जाता है। ठीक है। इसमें केवल केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल झिल्ली युक्त कोशिका में होता है। और इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। क्रोमोसोम की संख्या किसमें कितनी होती है? तो 1 ही होती है। और इसमें अविकसित केंद्र को केंद्रकाय कहते हैं। इसका अविकसित केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक। इसमें राइबोसोम जो होता है वो विकसित अवस्था में रहता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम विकसित अवस्था में रहता है। इसका सभी प्रकार का कार्य कोशिका द्रव के असंगठित भाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसमें केंद्रक के स्थान पर केवल हिस्टोन प्रोटीन रहित क्या होता है? डीएनए होता है। और इसमें जो पाया जाता है 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? तो 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? तो जीवाणु, नीरहरित शैवाल इत्यादि होते हैं। ठीक है। अब समझते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो उसका उसमें अंतर क्या है। ठीक है।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें अंतर क्या है? इसका आकार जो होता है छोटा होता है, यानी 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। वहीं यू यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है, यानी इससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। केंद्रक क्षेत्र इसमें अधिक होता है। ठीक है, केंद्रक क्षेत्र इसमें क्या होता है? स्पष्ट चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है, और ये चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से नहीं घिरा होता। और ये क्या होता है? क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है? एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक होता है, यह झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित रहता है, और इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित रहता है। ठीक रहता है, इसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, आप समझते हैं केंद्रक का कुछ अवस्था है, जैसे पूर्वावस्था क्या होता है? पूर्वावस्था, इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पूर्वावस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसमें गुणसूत्र निर्धारित हो जाते हैं। और मध्य अवस्था में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर केंद्रक के तुर्क तंतुकाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद है पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। पश्चावस्था में क्या होता है? गुणसूत्र अलग हो जाता है, और गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। अब लास्ट अवस्था क्या होता है? अंत्यावस्था। इसके विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित गुणसूत्र का विभाजन केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण एवं अन्य कोशिकांगों का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? जैसे यह मातृ कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ? इसमें से एक एक निकला है, यहाँ से 2 इधर बना लिया, 2 इधर बना लिया। अब 2-2 से ये 2 इधर बना लिया, फिर 2 इधर। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2-2 गो हुआ। फिर यहाँ से 2-2 गो हो गया, यानी 4 गो हो गया। तो संतति कोशिका कितना हो गया? तो 4 गो कोशिका, 4-4 गो का, यानी 2-2 गो का जोड़ा हो गया 4 गो, यानी 8 गो हो गया टोटल। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इसके द्वारा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। और इसमें क्या होता है? इसमें एक पितृ कोशिका के से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एक पितृ कोशिका से 4 पितृ कोशिका का निर्माण होता है। इसमें पितृ कोशिका में गुणसूत्र आधी हो जाती है। गुणसूत्र क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, जिसके इससे जीन जो होता है, और विनिमय के कारण आनुवांशिक विविधता आ जाती है। विनिमय के कारण क्या होती है? इसमें आनुवांशिक विविधता आ जाती है। ठीक है, अब समझते हैं माइटोसिस। यानी माइटोसिस में कोशिका एक और 2 समान कोशिकाएं बनती हैं, जबकि माइटोसिस में क्या होता है? एक कोशिका 4 असमान आधी गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनती है। माइटोसिस में एक कोशिका के 2 समान कोशिका बनता है, जबकि माइटोसिस में क्या होता है? 2 बनता है, यानी 4 बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका का कुछ महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका का महत्वपूर्ण भाग और कार्य क्या-क्या है? इसमें जो होता है एंजाइम एंजाइम होता है, जो इसका निर्माण RER के द्वारा होता है।
RER के द्वारा होता है। यह पुरानो था क्षतिग्रस्त पुरानो नहीं होगा, पुरानी होगा, पुरानी तथा क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसका खोज क्लेक्टर ने किया था। ठीक है, क्लेक्टर ने किया था। ठीक है, और अल्ट में इसे बायोप्लास्ट कहा, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब है इसकी विद्युत रूप से कहते हैं, क्योंकि यह इस पर यहाँ पर 18x2 यानी 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ विद्युत रूप नहीं कहेंगे, कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका के क्या कहते हैं, तो ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसका अपना अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। इसके अपना अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है केवल पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है और उसकी कोशिकाओं में। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसमें भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। जैसे क्या हो गया प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का काम करता है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यह जो पत्तों का रंग होता है या फलों का रंग होता है उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन का क्या करता है, संग्रह करता है। ठीक है, अब रसधानियों के बारे में कुछ समझते हैं कि रसधानियां क्या होती है। रसधानियां जो होता है यह ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्रहण थैली होता है। रसदानी क्या होता है, ठोस अथवा तरल पदार्थों का क्या करता है, संग्रहण करता है। यह एक कोशिकांग से घिरा होता है। यह एक कोशिकांग से घिरा होता है और इसे कोशिका का कचरा पात्र भी कहा जाता है। रसधानी को क्या कहा जाता है, कोशिका का कचरा पात्र। यह अमीबा में खाद्य के रूप में कार्य करता है। खाद्य पीणों के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और यह कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, पुरानी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ये पुराने कोशिका से क्या होगा, नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा, वही क्या होगा, कोशिका विभाजन होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री में क्या होगा, तो मातृ कोशिका में क्या होगा, बराबर बराबर गुणसूत्र क्या होंगे, संतति कोशिका में आएंगे। ये हो गया समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसके द्वारा जनन कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें शरीर के चोट घाव भरने भरना इसी के द्वारा होता है। शरीर में जितने भी चोट या घाव होता है वह किसके द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा उसका घाव भर दिया जाता है। ठीक है, इसका विभिन्न चरण भी है। पहला क्या है, प्रोफेस। प्रोफेस है, दूसरा मेटाफेस है, तीसरा एनाफेस है, चौथा टेलीफेस है। ठीक है, अगर आपको यह बायोलॉजी नोट्स वाला तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए।